हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्लीपी क्लासेस की 2 मिनट सीरीज में। इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होती है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही पॉलिसी जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कभी ना कभी भाग रही हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया ही कि यह एक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था, ठीक है। किस लिए? ताकि हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन को इनहेंस कर पाए। इसके साथ ही साथ माइनर फोकस जो है वो हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन में भी था इंडिया का। किसके साथ? ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन के नेशन के साथ। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड थी? मेनली साउथ ईस्ट, और माइनर थी जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा फोकस था। इसके अलावा हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि यह पॉलिसी आई ही क्यों, वाई। तो वाई जानने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1990 में, तो क्या होता है कि जो नई कंट्री बनती है ना रशिया, ना तो वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग रहती है, ना ही उसका वर्ल्ड अफेयर में इतना ही कोई स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहता है। तो क्या होता है कि इंडिया को अपना शिफ्ट करना पड़ता है फोकस ईस्ट और साउथ ईस्ट रीजन में। इसके अलावा एक और मेन फोकस है, चूंकि मैंने बताया ये इकोनॉमिक रिलेशन से था इस पॉलिसी का कनेक्शन। तो जब कुछ ऐसी इकोनॉमिकली विपरीत कंडीशन बनी होंगी, तो यहाँ हम सबको मालूम है कि 1990 में इंडिया में बीओपी क्राइसिस फेस किया था, जिसके कारण इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े थे एज ए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा इंडिया को कुछ इनफॉर्मल, जैसे कि अपने पड़ोसी देशों खासकर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ा था। अच्छा, ये तो हो गया वाई। अब व्हेन पूछते हैं कि व्हेन यानी कि कब हुआ। तो क्या हुआ? इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने 1991 में किया था, लेकिन एक्चुअली फॉर्मली कब आया एक्शन में? 1993। अच्छा, ये सब हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया। इसके अलावा इसका ना एक और जो है सटल जो है ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो चाइना के ऊपर जो भी उनका इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है उसको टैकल कर सके। आपको मालूम ही है कि इंडिया और चाइना के कभी भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, स्पेशली जब से उन्होंने दोनों कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस की है गेन, तब से दोनों ही कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एक बार मैप के थ्रू बता देती हूँ। ये है इंडिया। तो इंडिया अपने रिलेशन ईस्ट एशिया जैसे म्यांमार, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, ये वियतनाम हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, इन सब कंट्रीज के साथ अच्छा करना चाहता था लुक ईस्ट में। आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी? यह एक्चुअली लुक ईस्ट पॉलिसी का ही जो था एक इनहेंस्ड वर्जन कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग मोर अपग्रेडेड वर्जन है या मोर रिफाइंड या फिर मोर पॉलिश्ड वर्जन। ओके, तो ये क्या लाई गई और किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई गई मोदी जी की गवर्नमेंट एनडीए 1 के दौरान। कब? ईस्ट एशिया समिट में, म्यांमार के कैपिटल नेपिदा में, ईयर 2014 में। और म्यांमार की कैपिटल नेपिदा है, रंगून नहीं है। अब क्या है कि क्यों लाई गई? तो आपको मालूम ही होगा कि मोदी जी जब आए थे अपना शपथ ग्रहण समारोह में, जब उन्होंने किया था एनडीए 1 के दौरान, तो उन्होंने नेबरहुड पॉलिसी को अपने फोरफ्रंट पे रखा था। इसलिए उन्होंने उस वक्त ओथ सेरेमनी के दौरान सार्क नेशन के हेड को भी बुलाया था। तो फिर अब क्या होता है कि चलो ये नेबरहुड तो फर्स्ट मंडला हो गया, इसके बाद सेकंड मंडला यानी इमीडिएट नेबरहुड कौन होगा? आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज होंगी। तो उनको भी उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम लोग इन ईस्ट एशियन कंट्रीज को और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जो होगा हमारा मेन फोकस रहेगा। इस पॉलिसी में प्रीवियस पॉलिसी से क्या अलग था? इसमें इकोनॉमिक के साथ साथ न्यू सिक्योरिटी या डिफेंस एंगल को भी मजबूती दी गई, उसको भी प्रायोरिटी में रखा गया। इसके अलावा एक जो मेन जो चीज है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि इस पॉलिसी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो है कनेक्टिविटी को इनहेंस करने की कोशिश की। यह मेन फोकस था। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो अगर मेन इसकी कनेक्टिविटी इनहेंस होगी तो क्या होगा कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो कि यहाँ के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा और वो बेरोजगार कम रहेगा। आपको मालूम ही होगा नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी मेन दिक्कत क्या है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण बेरोजगार हैं युवा। तो क्या होता है, इंसर्जेंसी वहाँ बहुत है। ठीक है, तो वहाँ पे इन सबको रोकने के लिए भी उसको विकास करने की बहुत जरूरत है। और विकास कैसे होगा, जब वो कनेक्टिविटी से ही हो सकता है विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से। इसके अलावा आपको मालूम है कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो नॉर्थ ईस्ट से चिकन नेक के थ्रू जुड़ा हुआ है। इन केस कुछ ऐसा होता है जिसके कारण चाइना चिकन नेक को ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा कि इंडिया जो है, मेनलैंड इंडिया स्पेशली, उसका नॉर्थ ईस्ट से एकदम कट ऑफ हो जाएगा, जो कि बहुत ही खराब हालत हो जाएगी। इसलिए इंडिया ने बहुत सारा अपना मैरीटाइम और दूसरे टाइप के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इन सब कंट्रीज के साथ। तो आपको मालूम ही होगा इंडिया ने कालादान प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसी टाइप के और भी जो है वैसे प्रोजेक्ट करना चाहता है, ताकि इंडिया का कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आ पाए जैसे मैंने आपको अभी बताई है। इसके अलावा मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट जो है वो 8% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया घेरता है, जबकि वहां पे मात्र 4% पॉपुलेशन इंडिया की रहती है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन 139 करोड़ है, उसमें से मात्र 4 करोड़ ही रहते हैं, मात्र 4% ही रहते हैं। लेकिन तो भी यह एरिया अभी तक बहुत ही नेग्लेक्ट था, इसलिए भी इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल ध्यान दिया गया। इसके अलावा एक और बात थी कि इसमें जो प्रीवियस 3 कंट्रीज थी उनको तो इंक्लूड ही किया गया, इसके साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड जो स्मॉल हैं, साउथ कोरिया और मंगोलिया को भी ऐड किया गया। तो आई थिंक नाउ इट वुड बी क्लियर। तो अब हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं दोनों का। तो मैंने आपको बताया लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट। तो लुक ईस्ट कब आया, 1993 में। एक्ट ईस्ट आया 2014 में। लुक ईस्ट लाया गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ये लाया गया मोदी जी के द्वारा। लुक ईस्ट की एक जो मेन बात थी कि इसमें इकोनॉमिक रिलेशन ही मोर स्ट्रॉन्ग थे, फोकस का एरिया, लेकिन इसमें इसके साथ साथ ही सिक्योरिटी भी थी, इकोनॉमिक के साथ साथ सिक्योरिटी और डिफेंस। और माइनर जो थोड़ा फोकस था, उन लोग ने अपने कल्चरल और हिस्टोरिक रिलेशन को भी रिवाइव करने की कोशिश की। इसके अलावा जो था इसमें नॉर्थ ईस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पे जबकि एक्ट ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट मेन फोकस था। और यहाँ पे सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को फोकस दिया गया, जबकि इन सब कंट्रीज के साथ साथ एक्ट ईस्ट में साउथ कोरिया, मंगोलिया और पैसिफिक के जो आइलैंड नेशन थे उन पे भी ध्यान दिया गया। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू। सो यस, वी विल एंड हियर।